कारण नहीं है, पर डरा रहता हूँ। यूं ही खामोखा बाहर निकलते हुए डरता रहता हूँ। সে এক সময় ছিল যখন মা ঠাকুমাদের কাছে গল্প না শুনলে মুখে ভাত যেত না, রাতে চোখে ঘুমও আসতো না। গল্পের জাদুতে ভর করে পাড়ি দিতাম অন্য জগতে, দু চোখে জলজলে কৌতূহল। তারপর এলো মোবাইল, ফেসবুক, ইউটিউব, নেটফ্লিক্স। গল্প এখন শুধুই স্ক্রলে আর স্ক্রিনে। মুখে মুখে গল্প বলার যে প্রাচীন ঐতিহ্য প্রযুক্তির হাওয়ায় তা আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। তবুও সেই সুর আজও বয়ে নিয়ে চলেছেন একজন মানুষ। ক্লাসরুমে কিংবা মেলার মঞ্চে দাঁড়িয়ে শ্রোতার চোখে চোখ রেখে তিনি গল্প বলেন। চক্রধরপুরের দিনকর শর্মা, ছোটদের কাছে তিনি দিনকর ভাইয়া, দ্য স্টোরি টেলার। অরণ্য শহরে আড্ডার আজকের পর্বে আমরা শুনব দিনকর ভাইয়ার কথা, যিনি অন্যদের গল্প শুনিয়ে নিজের জীবনের গল্প খুঁজে পেয়েছেন। গল্প বলেন যিনি, আজ শুনবো তার গল্প। অরণ্য শহরে আড্ডার এই ফ্রেমে আজ আমরা পেয়েছি আমাদের সবার প্রিয় দিনকর ভাইয়াকে। আপনাকে অরণ্য শহরে আড্ডার এই পর্বে স্বাগত জানাই এবং প্রণাম টিম শহর ঝাড়গ্রামের পক্ষ থেকে। প্রথমেই আপনার কাছে যে প্রশ্নটি রাখবো বা যেটা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে সেটা হচ্ছে, আপনার বাড়ি চক্রধরপুরে এবং আপনি রেল শহরের মানুষ। রেল শহরে সেই কোলাহল ছাপিয়ে গল্প বলার প্রতি এই যে আগ্রহ, সেটা কিভাবে তৈরি হলো? दरअसल अगर शुरुआत में बताऊं तो ऐसा है कि मेरे फादर भी रेलवे एम्प्लॉय, ठीक है, और हम लोग मूल निवासी बिहार के। तो मेरे फादर वो पोस्टिंग चक्रधरपुर में थी। तो चक्रधरपुर में रहने से एक जो चीज़ थी कि मुझे बंगाली थोड़ी आने लगी थी, और मैंने बंगालियों से ही मतलब सच कहूँगा तो सिलेबस के अलावा पढ़ना उन्हीं से सीखा था मैंने, कि कहानियाँ, नोवेल वगैरह ऐसा कर मैंने ये सच है। तो दरअसल मैं वो पढ़ता था। अब पढ़ने के बाद में मतलब ये था कि मुझे नाटक का शौक था। स्टोरी टेलिंग मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नाटक का मुझे शौक था। तो वहाँ पे कुछ एक ग्रुप था जो रेलवे के लिए थे, ठीक है, रेलवे के लिए थे, और मैं उसमें शायद तभी मैं तो पढ़ाई करता था, तो मैं फिट नहीं हो पा रहा होगा, ये बात हो सकती थी। तो शौक था, तो फिर मैंने एक ग्रुप वहाँ पे स्टेब्लिश किया। तो वहाँ पे कुछ लड़के जुड़ने के बाद में फिर ये हुआ कि नाटक शुरू करना है, और नाटक की इतनी भी हमें समझ नहीं थी, ठीक है। तो ले दे के एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी संग्रह है, उसका नाम है मानसरोवर। उसकी 35 रुपए की मैंने किताब खरीदी थी, और किताब खरीदने के बाद में तकरीबन उसकी पूरी कहानियाँ पढ़ डाली। पढ़ने के बाद में जो सबसे अपीलिंग कहानी लगी थी, बड़े भाई साहब, उसका जो शायद बंगला में बोर्ड दा करके गौतम मंदर जी करते हैं, तो वो कहानी आप ये कह सकते हैं कि 2004 में वो मैंने कहानी पढ़ी थी। अब पढ़ने के बाद में फिर दो लड़कों के लेके मैंने उसका डायरेक्शन दिया था, और उसको लेके परफॉर्म करता था। करने के बाद में 1 साल तक कुछ चला ऐसा। 1 साल के बाद में जैसे होता है कि थिएटर के प्रति जो रुचि नहीं है ना, तो उनको इंटरेस्ट नहीं था, तो वो छोड़ दिए। और फिर लेकिन मुझे तो करना था, तो मैंने वो कहानी को लेके वो फिर सुनाना शुरू किया। तो सुनाना शुरू किया तो अपने शहर में 2 दिन होता था, एक 15 अगस्त का, एक 26 जनवरी का, परफॉर्म करने के लिए, बाकी और कोई दिन नहीं। तो 365 दिन तो बहुत होते हैं। 365 दिन में 2 दिन का आपका लगता था कि 2 दिन आप इंतज़ार करते हो। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा, मुझे स्कूल कॉलेजेस की तरफ रुख करना चाहिए। तो मैंने स्कूल कॉलेजेस की तरफ रुख किया, और मैंने बड़े भाई साहब कहानी को लेके सुनाना शुरू किया। तो मुझे, मैं बता रहा हूँ, डीएवी पब्लिक स्कूल में मुझे उसके पैसे मिलने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये मैं 6 की बात बता रहा हूँ। तो मुझे पैसे मिलने शुरू हो गए, तो मुझे फिर मज़ा आने लगा कि अच्छा, कि ये तो बड़ा मज़ेदार काम है कि इतने स्टूडेंट्स को मैं ये करता हूँ और एक कहानी सुनाता हूँ, ऐसा करके। तो ये मेरी शुरुआत रही थी इस तरह से। স্কুলে প্রথম গল্প শুনিয়ে তার এই গল্পকথকের যাত্রা শুরু হয়।
এবার আপনাকে জিজ্ঞেস করব প্রথম দিনের সেই অনুভূতিটা কেমন ছিল। वो जब स्कूल का पहला जो मुझे पैसे मिले थे, तो यकीन मानिए कि वो रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने इतनी खुशी कि मैं कह नहीं सकता हूँ। जो मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैंने इस लेवल पे बढ़ गया था कि अब मुझे इतनी खुशी हुई थी कि अच्छा मैंने क्या इतनी अच्छी कहानी मैंने सुनाई, उसके बदले मुझे पैसे मिले। तो मेरा मैंने जो एक मैंने ये था कि मैं थोड़ा नेक्स्ट शो के लिए और ज़्यादा सीरियस हो गया कि अच्छा मुझे ऑडियंस को मूर्ख नहीं बनाना। उसने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरी कला को इतना सराहा है कि बदले मुझे पैसे मिले। तो मैं वो समझने लगा कि मेरी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ गई। तो मैं और मैंने बहुत ही मैंने ये नहीं कोई बहाना बनाना बंद कर दिया था। जो पहला पैसे मिले थे उस दिन से मैंने बहाना बनाना शुरू मैंने ये कर दिया था कि बहाना तो बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है, कि मुझे इतना प्यार दिया है ऑडियंस ने, तो उस ऑडियंस को मुझे लौटाना पड़ेगा अपने काम से। তৃতীয় বর্ষে পড়াশোনার পাশাপাশি আপনি থিয়েটারে যোগ দিলেন, তো সেদিনের পরিবারের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? परिवार में मेरी माँ और भाई और पिताजी का बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं था कि वो वैसे पेरेंट मेरे नहीं मतलब ये कि ये करना है वो करना है, ऐसे नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरी मदर बहुत सपोर्टिव और मेरे भाई भी बहुत सपोर्टिव। मैंने इतना सपोर्टिव है कि इस वजह से आज तक मैं ये कर रहा हूँ, कहानियाँ सुना रहा हूँ। আপনি যখন গল্প বলেন তখন বিশেষভাবে কোনো মঞ্চসজ্জা বা তার জন্য কোনো আলোর ব্যবহার বা মিউজিকের ব্যবহার সেটা আমরা খুব একটা দেখি না। তো এই নীরবতায় কি কোথাও আপনার গল্পের আবহ রচনা করতে আরো বেশি সাহায্য করে? हाँ, मतलब कि मुझे लगता है कि आप पहले तो मैंने इसके फायदे में गिना देता हूँ, बहुत सारे फायदे। अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो आप बहाने बनाएंगे। अच्छा ये मुझे लाइट नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, ये म्यूजिक नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। मुझे आप कहीं भी खड़े कर देंगे, मैं अपनी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। और जो सबसे मज़ेदार बात होती है कि ना तो मैं बहुत ज़्यादा अभी तो कुछ कोई होते हैं ऐसे कि थोड़े लाइट्स चाहिए, थोड़े लाइट्स दे देते हैं, थोड़ा म्यूज़िक की चाहिए, ऐसा कर देते हैं। नहीं तो इसकी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये मुझे चाहिए तो फिर मैं परफॉर्म करूँगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप अंदर से आप अच्छे हो तो बाहर दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चाहे मेकअप में भी मैं बहुत ज्यादा ये नहीं करता हूँ कि बाहर से मुझे दिखाना है कि अच्छा मैं हूँ, अच्छा हाँ है ना, बाहर से मुझे दिखाना है। इतना नहीं है कि आपके वो मतलब कि आप उस लेवल पे लेके चले जाओ ऑडियंस को कि वो भूल जाए कि क्या लाइट है, क्या म्यूजिक है, क्या चीज है, आप वहां तक आप पहुंचा दो। গল্প বলতে বলতে কখনো এমন মনে হয়েছে যে এ পেশায় না আসলেই ভালো হতো, বা ধরুন কোনো ঋণাত্মক অভিজ্ঞতা? नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत पहले मैंने एक चीज़ पढ़ी थी और अपने स्टोरी टेलिंग के दौरान मैंने एक वेस्ट का राइटर का मैंने एक प्रोफेशनल राइटर थे, उनकी एक बात मुझे लग गई थी। उनकी वो बात मुझे बहुत लगी और मैं कई रात तक लगता था कि जब अब रात ऐसी होती है एक आर्टिस्ट के लिए, रात ही लगता है कि वो सच्चा दोस्त थे। जब आप उस रात से बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दिन के काम के बारे में सोचते हैं, तो उनकी बात एक थी कि प्रोफेशनल राइटर थे और उनकी बात थी कि अगर मैं बगैर लिखे जिंदा रह सकता हूँ तो मुझे नहीं लिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बगैर स्टोरी टेलिंग का मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो मुझे लग रहा फिर मैं कर रहा हूँ। ছোটবেলায় প্রথম যে বইটা পড়েছিলেন সেই বইটা কি আজও পাতা উল্টানো হয় সেই বইটার? हाँ, मैंने कह सकता हूँ कि मैं बंगाल लिटरेचर का बहुत बड़ा प्रभाव रहा मेरी जिंदगी में। सबसे जो प्रिय मुझे कहानी लगती थी काबुली वाला, ठीक है, काबुली वाला। और मैं 2-3 राइटर का नाम बता रहा हूँ। एक थे प्रबोध कुमार सान्याल, ठीक है, प्रबोध कुमार सान्याल, उनका मैंने पढ़ा था आपको कचकटिया हीरा आका बाका, ये उपन्यास मैंने पढ़ रखा है। हमारे हिंदी का एक पब्लिकेशन हाउस है
राजकमल में पब्लिश होती थी हिंदी में, तो उसको मैं पढ़ता था। मुझे लग रहा वो करीब मेरी उम्र तभी 14-15 साल की रही होगी। मैट्रिक किया था, उसके बाद में वो मैंने पढ़ा था। और एक का जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा बंगाल के राइटर, और वो मुझे आज तक वो मतलब लगता है कि मेरे फेवरेट माने ये रहे, वो शंकर जी का, उसका उपन्यास का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, सम्राट और सुंदरी। मुझे लगता है कि अद्भुत वो मुझे रहा मेरी जिंदगी में। अब वो शायद वो असर की वजह से मैं शायद যখন আপনার গল্প শুনে কেউ কেঁদে ফেলে তখন কি আপনার মনের মধ্যেও কোথাও একটা মোচড় দিয়ে ওঠে বা কি অনুভূতি হয় তখন? ये बहुत मैंने उस टाइम पे अगर सच बोलूँगा तो मुझे बुरा तो नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अच्छा ये लगता है कि मैंने अपनी ऑडियंस के साथ मैंने चीट नहीं किया। मैंने जो एक कैरेक्टर जो था उसकी जो फीलिंग्स थी मैं वहाँ पे वो प्रेजेंट किया। গল্প বলাই আপনার নেশা এবং সেটাই আপনার পেশা। এই নেশা থেকে পেশার জার্নিটা যদি একটু বলেন। अगर आप अपना जो मतलब कह सकते हैं कि जो आप जो पसंद करते हैं, हाँ। आप पसंद का काम करते हुए अगर उसमें आपको पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं, मुझे लग रहा है कि पसंद का काम आप पैसा मिलना स्वाभाविक चीज होती है जब आप उस लेवल पे आप करते हैं तो ठीक है। अगर उस लेवल पे करेंगे तो अगर आपने लगता है कि आप खुद के साथ दूसरों के साथ आपको धोखा नहीं देना है, ठीक है, धोखा नहीं देना है, और आपकी जब ज़रूरतें कम होती है तो लगता है कि ठीक है आप इसको आप अपने शौक को प्रोफेशन में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इजी है, कि मुझे लग रहा है कि दुनिया तो बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि मैं भारत में ही कि घूम घूम के कहानियां सुना के अपना पेट भर सकता हूँ। নিজে নিয়ে কখনো গল্প লেখেন না, বা এই যে এত চরিত্র নিয়ে আপনি কথা বলেন, গল্প বলেন, কোথাও সেই চরিত্রদের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পান? बहुत सारी कहानियों में लगता है कि चरित्र से मेरी मुठभेड़ हो जाती है। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ऐसा नहीं कि मैं दुनिया में मैं अकेला हूँ। अगर बोलूँगा कि इस तरह से घूम घूम के कुछ काम कर रहा हूँ, चाहे अपना ये कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो आपका जो दुख है चाहे सुख है वो निजी तब नहीं रह जाता जब आप अपने तक हो, ठीक है। अब जब पब्लिकली वो चीज़ें जाती है और भी लोगों का है, जब उसके साथ तो वो मिक्स हो जाता है तो लगता है कि अच्छा आप भी उस कहानी के पात्र हैं, हम अकेला नहीं हूँ। जी आप अकेले नहीं कोई और भी है। बहुत सारे हैं। সাধারণত বই দেখে না বলে আপনি নিজের মন থেকে গল্প বলাকেই প্রাধান্য দেন, এর কারণ কি? मैम इसका जो सबसे बड़ा रीज़न मैं ये बताऊंगा कि अगर आप एक कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, तो कहानी सुनाते हैं तो मुझे मतलब लगता कि मैं ज़्यादातर तो ये अगर आप देखेंगे कि मेरी कहानी जब आप सुनेंगे तो कुछ राइटर का अगर नाम आपको बताऊंगा तो उस राइटर की कहानी में आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं लगेगा। लेखक ने जैसे लिखी है बिल्कुल मैं वैसे ही सुनाऊंगा, ठीक है। तो सुनाऊंगा तो मतलब कि आप कला एक हैं, आप स्टोरी टेलर हैं, तो मतलब आप मनगढ़ंत कहानियां कैसे बताएंगे, ठीक है। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप उस लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा कि जो मर्जी आया तो वो बता दिए, तो फिर मुझे लग रहा कि फिर वो आर्ट तो फिर ये नहीं है, लगेगा कि वो तो कोई भी सुना सकता है। अगर आपको कोई बोलता है कि अच्छा आप अपने बारे में बताओ, इंट्रोडक्शन दो, तो वो तो इजीली आप दे सकते हैं। अगर वो 5 लाइन आपको बोलता है कि ये लाइन के बाद में उसे वो लाइन होगी, फिर आपको अच्छा वो लाइन के बाद में क्या लाइन होगी, तो फिर दिक्कत होगी। तो वो याद करके लगता है कि आप एक पूरी तैयारी के साथ में आते हैं। গল্প বলার শেষে ছোট ছোট মুখগুলোতে যখন বিভিন্ন রকম অভিব্যক্তি দেখতে পান তখন কিরকম অনুভূতি হয়? কোথাও কি নিজের ছোটবেলাটাকে ফিরে পান? हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी जो मैंने अपनी माँ से बहन से जो मैंने कहानियाँ सुनी थी, तो वो लगता है कि आज के बच्चे के बच्चों में सुनने की तो इच्छा है लेकिन उन्हें सुनाने वाला शायद अभी लोग नहीं है, मुझे लगता है, या तो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं दादा नाना नानी बन के जो बच्चों के सामने जब कहानियाँ सुनाता हूँ तो वो जब खुश होते हैं, उसके एक्सप्रेशन देखता हूँ तो मुझे सच में मज़ा आता है।
বর্তমানে প্রযুক্তির যুগে আমরা গল্প শোনা, গল্প বলা এগুলো প্রায় ভুলতেই বসেছি। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার কি মনে হয় এই গল্প বলার গুরুত্ব কোথায়, বা কোথাও কি এটা ক্লিনিক্যাল রেমেডি হিসেবে কাজ করতে পারে? बिल्कुल आप सोचिए कि अभी बड़े बड़े अगर मोटिवेशनल स्पीकर बन के जो अपनी दुकान चला रहे हैं तो स्टोरी ही तो सुना रहे हैं। मोटी रकम लेते हैं, अब मोटी रकम लेने के बाद में वो स्टोरी सुना रहे हैं, आप बदले में सुन रहे हैं। आप किसी भी चीज में आप देख लीजिए, तो मुझे लग रहा है कि अगर एक रियल स्टोरी टेलर होता है तो कोई भी आप देखेंगे, चाहे फिल्म मेकर हो, चाहे ड्रेस डिजाइनर हो, चाहे आर्ट डायरेक्टर हो, चाहे मैंने बहुत सारे ये फील्ड में को कहीं से ना कहीं वो एक स्टोरी टेलर है जो अपने आप को मैंने बातों का जो अपना कंटेंट होता है उसको प्रेजेंटेबल, हाँ, अपने आप को वो फिर प्रेजेंट कर पाते हैं। तो मुझे लग रहा कि आने वाले दिनों में वो अलग अलग रूप उनका बदल गया है, लेकिन स्टोरी टेलर तो है। मतलब अब अगर आप बता रहे हैं कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, मुझे लग रहा है कि अगर उनको एक कहानी के थ्रू वो ठीक हो सकते हैं। अगर वो उनमें इतनी मैंने नेगेटिव थॉट आ चुका है उनके दिमाग में, अगर एक पॉजिटिव चीज उनको बताई जाए तो वो चीज सीखते हैं, उनको लगता है कि वो पॉजिटिव होते हैं। कहानी में इतनी ताकत तो होती है। এই পর্যন্ত আপনাকে অনেক জায়গায়, অনেক মঞ্চে গল্পকথকের ভূমিকায় দেখা গেছে। কোনো স্মরণীয় অভিজ্ঞতা যেটা আজও খুব মনে পড়ে? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि एक बार मैं मुंबई गया था कि मुंबई का थिएटर देखने के लिए। मैं मुंबई का थिएटर देखने के लिए गया था, तो आर्य समाज मंदिर है, मैं वहाँ पे ठहरा था। आर्य समाज मंदिर में मैं ठहरा था। तो ठहरने के बाद में मेरे पैसे खत्म हो गए थे। तो पैसे खत्म हो गए थे तो मुझे लगा कि एक दिन मैं जब आ रहा था तो आर्य समाज मंदिर के जो उनका एक स्टाफ था, तो मैंने उनसे बात किया कि मैं कहानियां सुनाता हूँ। तो बोला कि ये बड़ी अच्छी बात है, आप कहानी सुनाते हैं। तो बोले कि सर मैं यहाँ पे कहानी सुनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या मैंने आर्य समाज में क्या कहानी सुनाऊंगी? तो बोले कि यहाँ पे हमारा एक कार्यक्रम होता है हवन का, ठीक है, तो हवन के कार्यक्रम में कुछ ऐसी कहानी आप सुना सकते हो क्या जो मैंने सच बोलूंगा तो सार्थक कहानी हो, उसकी मीनिंगफुल ऐसी कुछ चीजें हो। तो मैं बोले कि हाँ, एक कहानी मैं सुना सकता हूँ। तो बोले कि ठीक है। फिर वो कहानी मैंने सुनाई और उसके एवज में मुझे पैसे मिले थे मुंबई जैसे जगह से। तो मुझे वो दिन हमेशा याद रहेगा। और उस एक दिन के लिए मैं 1 महीना मुझे रुकना पड़ गया था वहाँ पे। प्रत्येक संडे को लगता था कि नेक्स्ट संडे को आपको यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे शो करना, तो बोलता था। যে সময়টা এখনো স্মৃতির মতো, 90-এর দশকের সেই গল্প বেলা, সেই দিনগুলো প্রসঙ্গে কি বলবেন? वो मतलब कि होता क्या ना कि जब आप वो हमने वो जो पीरियड था वो सिनेमा का देखा था, ठीक है, सिनेमा का देखा था, टेलीविज़न का देखा था, वो जो एक्साइटमेंट था, जो इंतज़ार था, तो शायद लग रहा कि आप जब एक बीज लगाते हैं, ठीक है, बीज लगाते हुए तो आपको उस टाइम पे ये नहीं होता कि अच्छा बीज आपने डाल दी है, ठीक है, जब उसका फसल देखते हैं तो फिर लगता कि अच्छा ये फसल, तो वो उस बीज पे ही वो अभी सारी चीज़ें हो रही। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो वो बीज वहाँ पे डाला था, तो इस वजह से वो फसल अभी है। तो आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। আপনি যখন একা থাকেন তখন কি নিজেই নিজেকে গল্প শোনান? हाँ, मतलब कि मेरी अगर बताऊंगा तो हर मैंने ये सुबह से ये होती है ना, मतलब कि अच्छा मुझे नए नए लोगों से मिलना बहुत पसंद। और मुझे लगता है कि सच में कि अगर मुझे कल के बारे में मुझे नहीं पता, कल मैं क्या शो करने वाला हूँ, किसको सुनाने वाला हूँ, लेकिन हाँ वो चीज़ रहती है। अकेले में भी मैं एक आप प्रैक्टिस से आप कह सकती हैं, ठीक है, या खुद को पहले तो मुझे अच्छा लगना चाहिए। पहले जो कहानी मैं कल आपको सुनाने वाला हूँ मुझे अच्छा लगना चाहिए, फिर मैं आपके पास लेके आऊँ। तो ये चीज़ें हैं। এখন ব্যস্ততার দিনে আমরা কোনো কাজেই বেশিক্ষণ ধৈর্য দিয়ে খুব একটা করে উঠতে পারি না, সেখানে আপনি একটা বড় গল্প থেকে ছোট ছোট গল্প তৈরি করে আমাদেরকে শোনান, মানে এর নেপথ্যে ভাবনাটা কি? मुझे लगता है कि
लोगों की ये आप व्यस्तता कह सकती हैं। हाँ। ठीक है, व्यस्तता है। तो लग रहा कि अगर 5 मिनट में, अगर 1 घंटे में जो बात नहीं बनती है, अगर 5 मिनट में अगर वो बात बन जाए तो इसमें क्या बुरा है। तो लग रहा कि छोटी कहानियां भी होनी चाहिए। और उसको जबरदस्ती का अगर उसके कंटेंट है कि इतने देर में वो हो सकती है चीजें, तो आप कह सकते हैं कि जैसे विज्ञापन कुछ सेकंड में ही आप देखते हैं तो अगला दिन आप दुकान पे चली जाती हैं कि ये चीज मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो कहीं से उनका वो कला है, और हमारा जो कला है, लगता है कि 5-10 मिनट में भी हम कहानियां एक मजबूती ढंग से कह सकते हैं, उसका असर जा सकता है। स्टोरी चुनना, देन उसके बाद प्रैक्टिस करना, देन स्टेज में जाकर बताना, तो इन सब चीजों में आपको किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? खुशी तो देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा तो उसके बहुत सारे, मतलब क्या बताऊँगा, आयाम आप कह सकती हैं। पहले तो आप एक कहानी को चुनती हैं कि ये कहानी आपने डिसाइड किया, ये कहानी मुझे सुनानी है। अब उस कहानी को सुनाने के लिए आपको हो सकता है कि और भी सैकड़ों कहानी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उस कहानी को समझने के लिए और उस कहानी में जो उसके इमोशंस है उसको समझने के लिए, उसके बाद में वो सब प्रोसीजर फिर याद करना है, फिर उसको कैसे प्रेजेंट करना है। और सबसे ज़्यादा खुशी तो तभी होगी जब आप ऑडियंस के पास लेके जाते हैं कहानी को, और जब उसके रिएक्शन आपको मिलते हैं। একটা গল্প শেষ হয়, কিন্তু সেই গল্পের রেশ থেকে যায় মনে, কখনো হাসি, কখনো কান্না। দিনকার ভাইয়ার গল্প শোনা মানে সেই পুরনো দিনের উঠোনে ফিরে যাওয়া। সন্ধেবেলায় পাখির ডাক কিংবা মাটির ঘ্রাণ, আর তার সঙ্গে ঠাকুমার ঝুলির রাশি রাশি গল্প। অরণ্য শহরে আড্ডার এই পর্ব আজ এখানেই শেষ করছি। দিনকার ভাইয়াকে টিম শহর ঝাড়গ্রামের পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ এবং প্রণাম। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। আজকের পর্ব হয়তো এখানে শেষ হলো, কিন্তু দিনকার ভাইয়াদের গল্প চলতেই থাকে। সেই গল্পের কখনো শেষ হয় না, কেবল পাতা উল্টায়। ফিরে আসবো অরণ্য শহরে আড্ডার পরবর্তী পর্ব নিয়ে। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, ধন্যবাদ। एक कहानी मैंने सुनी थी, जो बहुत छोटी कहानी, तो वो सुना रहा हूं आपको। एक 10 साल के लड़के की माँ की मौत हो जाती है। माँ की मौत के बाद बाप दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी करने के बाद बाप एक दिन बेटे से बुला के पूछता है, बेटा मैं तुझसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, तेरी माँ जो मर गई वो माँ और ये जो नई माँ है, इसमें क्या फर्क है। तो बेटा बोलता है, पापा मैं सच बोलूं। तो बाप बोलता कि हाँ मैं तुझसे सच ही पूछ रहा हूँ। तो पापा जो मेरी माँ मर गई ना, वो बहुत झूठी थी, बहुत झूठ बोलती थी, और ये जो नई माँ है ना, ये बहुत सच बोलती। तो बाप को अजीब लगता, तो बाप पूछता है कि वो कैसे, तो बताऊं। तो बोलता हाँ मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ मैं, कि दोनों में फर्क क्या है बता। तो मेरी माँ जो मर गई ना पापा, वो बहुत झूठी थी, बहुत झूठ बोलती थी। जब भी मैं मस्ती करता था ना, तो मुझसे कहती थी कि तू बहुत मस्ती कर रहा है ना, मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन ढूंढ के मुझे खाना खिला देती थी। और नई माँ ने भी ऐसा ही बोला। परसों दिन मुझे मस्ती करती पकड़ ली और बोली कि तू बहुत मस्ती कर रहा ना, तुझे खाना नहीं दूंगी। 2 दिन हो गए पापा, नई माँ ने खाना नहीं दिया।